हालिया चंद दिनों में औरतों पे जुल्म के कुछ वाक़यात बड़े मशहूर हुए हैं, जिनमें इसी हफ्ते एक ही घरेलू मुलाजमा के रेप के नतीजे में हमल ठहरा और उसे फिर ज़ाया कराने में इस औरत का इंतकाल हो गया। एक और वाक़या भी इस तरह का हुआ है कि 64 साला बूढ़े आदमी ने अपनी बेगम को हमबिस्तरी से इंकार पर लोहे की सलाख मारकर कत्ल कर दिया। 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी भी वायरल हुई जिनमें गलियों से गुजरती बापर्दा ख़वातीन को अकेला देखकर बाइक करीब लाकर इनके जिस्म को छूकर भाग गए। इस वीडियो के नीचे मज़ीद घटिया कमेंट्स या फिर इस्लामी लोगों की जानिब से इस्लाम का पैगाम क्या लिखा हुआ है अंदाज से पेश किया जा रहा है और औरतों को ही कसूरवार ठहराया जा रहा होता है। इस पर बात करें, कोई औरत को छेड़ के भाग रहा है तो इसमें औरत का क्या कसूर है, आदमी का कसूर है। ये खबर मैंने भी सुनी है कि बेगम ने हमबिस्तरी से इनकार कर दिया था तो लोहे के रोड से मार दिया। बेगम के लिए जायज़ नहीं है शरीयत में कि शौहर जब हमबिस्तरी करना चाह रहा हो तो वह इनकार करे, ये जायज़ नहीं है। लेकिन इस पे ये रिएक्शन कि उसको मारना पीटना लोहे से मार दिया, ये तो कबीरा गुनाह है, अकबरुल कबाइर है। तो ऐसे शख्स को फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए। तो अब ये जो उस बूढ़े ने अपनी बीवी को मारा है, जुल्म की इंतहा है ना। एक आदमी ने आपके बच्चे को आपने बोला पानी लेकर आओ, वो पानी नहीं लाया, आपने उठा के गला दबा के रस्सी से पंखे से लटका के जान से मार दिया। और जवाब ये दे रहे हैं कि मैंने जब इसको बोला था पानी लाओ तो इस पर लाजिम था कि पानी लाए। भाई उस पर पानी लाना लाजिम था, आपकी खिदमत लाजिम थी, लेकिन ये इस नौयत का जुर्म है कि आप उसको कत्ल कर दें। तो हर बातिल ने अपने जुर्म के लिए कोई बहाना तराशा हुआ होता है। ज़्यादा से ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, मुंह उधर करके सो जाते हैं। हदीस में आता है जब कोई औरत शौहर का इनकार करे तो फरिश्ते सारी रात उस पर लानत भेजते हैं। ये हदीस में इसी वजह से कि आदमी अब उधर मुंह करके सोएगा नाराज़ होके तो फरिश्तों की ड्यूटी शुरू हो जाएगी कि इस औरत के लिए को बद्दुआएं दो। तो इस बात पे इस तरह बेदर्दी से मारना कत्ल करना ये हराम है। भरपूर तरीके से इस पर एहतजाज करें। वो बेचारी एक ज़ैनब लड़की थी ना, उसको किसी ने रेप करके कत्ल किया था, तो उस पर इतना ज़्यादा एहतजाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फांसी दे दी गई। जिगर ठंडा हो गया, लेकिन खुदा की कसम फिर भी ठंडा नहीं होता जिगर। ऐसी बच्चियों के साथ रेप हुआ और उसको मार दिया। एक दफ़ा फांसी नहीं, हमारा दिल चाहता है इसको फांसी दे के जिंदा करो, फिर लटकाओ, फिर जिंदा करो, फिर लटकाओ। इस कमबख्त को 1000 दफ़ा फांसी होनी चाहिए। ये तो दुनिया में एक फांसी के बाद बंदा मर जाता है, इसलिए आखिरत में एक फांसी नहीं है। तभी तो कुरान ने कहा आखिरत में जो मैं सज़ा दूंगा ला यमूतु फीहा वला यहया, उसमें मरेगा नहीं वो मरेगा नहीं वो। इसलिए असल अज़ाब तो इन बेगैरतों को आखिरत में मिलेगा। बाकी ये जो इन्होंने पूछा है गलियों से गुजरती बापर्दा ख़वातीन, देखो कराची ना एक बड़ी ही तहजीब का शहर था। हमें याद है बचपन में कराची में सिंध से पंजाब से लोग तहजीब सीखने आया करते थे। बात आ रही है समझ में? अब क्या हो रहा है कराची में, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 2 बच्चे ही अच्छे वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं। कौन सी पॉलिसी पे? 2 बच्चे ही अच्छे, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। 8-8 बच्चे पैदा नहीं करेंगे। चोर उचक्के और अनपढ़ उनके यहाँ 8-8, क्योंकि वो मीडिया से मुतासिर बोलो नहीं होते। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे ही हैं, बहुत से खानदानी लोगों की भी ज्यादा नस्ल बढ़ रही है, लेकिन उनका रेशो कम है। कराची में जो बाहर से लोग आए, KPK से, पंजाब से, सराइकी इलाकों से, उनमें कुछ तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन चूंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो 2 बच्चों से ज़्यादा ये, क्योंकि मीडिया ने ऐसा बना दिया कि एक्चुअली बच्चे कितने होने चाहिए 2, ये पागलों की तरह 8-8, 10-10, ये तो चर्सियों का काम है। तो अब बताओ नस्ल किसकी बढ़ेगी, अनपढ़ लोगों की या पढ़े लिखे लोगों की? बोलो ना, अनपढ़ की। तो जितने चोर उचक्के डाकू चमार इस टाइप के लोगों के दे धनाधन दर्जनों, क्योंकि वो किसी से मुतासिर नहीं होते। और ये मैं नहीं लिख रहा, ये अंग्रेज लिख के गया है कि दुनिया में जहां भी फैमिली प्लानिंग पर अमल हुआ है ना, गैर खानदानी लोगों की नस्लें बढ़ी हैं उसमें। हाँ, कुछ खानदानी भी हैं जिनकी बढ़ रही हैं, मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं। KPK से कुछ लोग आए बड़े खानदानी, उनकी नस्ल बड़ी है। पंजाब से कुछ लोग आए बड़ी खानदानी, उनकी नस्ल बड़ी है। सराइकी इलाकों से कुछ खानदानी लोग आए, उनकी नस्ल बड़ी है, लेकिन उनका रेशो क्या है बोलो? कम है। उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, पठान हो, इनमें नस्ल ज्यादातर उन लोगों की बढ़ रही है जो एजुकेटेड फैमिलियों से जिनका ताल्लुक नहीं है। और ये जिस मुल्क में भी फैमिली प्लानिंग पर अमल होगा उसके साइड इफेक्ट ये है। उसका नतीजा क्या निकलता है? किसी भी सोसाइटी में चोर उचक्के ज्यादा हो जाते हैं और खानदानी लोग सिमटना शुरू हो जाते हैं। तो कराची का कल्चर जो चेंज हुआ है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है। तस्वुर नहीं था कराची में कोई किसी लड़की को छेड़ दे, सब एहतराम से देखा करते थे खवातीन को। हमें याद है कोई बेचारी खातून लेकर आ रही है कोई सामान, लड़के उठ के जाते थे उसकी मदद करके उसका सामान घर तक पहुंचा के आते थे।
हूटिंग बिच। अब इस दफा ईद पे देखो, बकरा ईद पे देखो, ईद उल फितर पे देखो, जो छिछोरापन कराची में हुआ है, हमें माजी में इसका तस्वुर मिलता नहीं है। मैं एक दिन अपने बच्चों को लेके क्लिफ्टन चला गया, मैं हैरान, मैंने कहा यार क्लिफ्टन तो चेंज हो गया, जितने तफरीही मकामात हैं ये तो सब खत्म। मैंने कहा यार हम जब 20 साल पहले गए थे एक अलग माहौल था, डिसेंट किस्म के लोग आते थे और बड़े अच्छे खानदानी। अब क्या हो रहा है, सारे औबाश छिछोरे एक नंबर के फजूल वो सारे पहुंचे हुए हैं। वजह क्या है कि बाकी लोग क्लिफ्टन नहीं जा रहे हैं, वो माइनॉरिटी में आ रहे हैं। नहीं आई समझ में बात? वो किस में आ रहे हैं? वो सिमटते जा रहे हैं। जो खानदानी लोग हैं ना अच्छे फैमिलियों से, वो क्या हो रहे हैं, सिमट रहे हैं। क्योंकि फैमिली प्लानिंग वालों ने ये बेगैरती की है, उन्होंने कौम को ये बावर करा दिया है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना जाहिल उजड़ लोगों का काम है, अच्छी फैमिलियों का काम नहीं है। नतीजा क्या निकलेगा, अच्छी फैमिलियां सिमटेंगी और जो फैमिलियां क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं वो खुद ब खुद बढ़ेंगी। तो ये होगा, ये तो होगा। अभी जापान में होके आया हूं, जापानीज ने एक बड़ी ज़बरदस्त कौम तैयार की, लेकिन अब जापान जापानियों के हाथों से निकल रहा है। तहजीब की तैसी होने वाली है। ये जो हम कहते हैं जापानीज बच्चे बड़े लाइन में, और बड़ी ये चंद दिनों की बात है, 15-20 साल के बाद जापान का हुलिया बिगड़ चुका होगा। वजह उसकी है कि पूरी दुनिया से, वियतनाम से और कहाँ कहाँ से वो क्रिमिनल लोग जापान में आके आबाद हो रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों में काम करने के लिए उनको बंदे चाहिए, और जापानियों की चूँकि पढ़े लिखे हैं ना, तो नस्ल घट रही है, तो बाहर से उनको लोग बुलाने पड़ रहे हैं। वो उनके मैयार के नहीं है, लेकिन मजबूरी है। तो जापानी परेशान है कि हमने जो एक कल्चर मजबूत खूबसूरत बनाया है, जिसमें चोरियां नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें डिसिप्लिन है, वो सारे डिसिप्लिन की ऐसी की तैसी। तो कराची का भी बेड़ा गर्क हो रहा है। वो कराची नहीं रहा जो वंस अपॉन अ टाइम तहजीब थी, हया थी, बातचीत की, लोगों को तमीज थी। हमने खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, मजाक नहीं कर रहा, बचपन में गालियां नहीं सुनने को मिलती थी हमें कराची में। फोहश गाली मैंने नहीं सुनी थी कराची में कभी। हम जाते हैं ना अपने दोस्तों में, मुझे याद है मेरी जबान से 8वीं क्लास में पहली मर्तबा गाली निकली थी, दलील का लफ्ज, और मैं उस पर इतना शर्मिंदा हुआ था कि यार मैंने गाली दे दी। वो भी कौन सा लफ्ज, अभी बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। लाल लाम, ये लाम, ये लफ्ज निकला था। किसी मैंने साथी को बोल दिया था तो बड़ा जलील है, ये बोल दिया था, अल्लाह माफ फरमा। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, यार मैंने क्या बोल दिया। ये कल्चर था कहाँ का, कराची का। मैं पंजाबी कौम की बुराई नहीं कर रहा, उनमें बहुत सारी खूबियां हमसे ज़्यादा हैं, सखावत में हमसे आगे हैं वो, लेकिन गालियों के माशाल्लाह क्या हैं, मास्टर हैं। पंजाब में कोई आलिम हो ना, उसको इतना खिलाते हैं, इतने हदिये देते हैं। कराची में ये रिवाज नहीं है, खिलाने का है, हदिये देने का। KPK में किसी मौलवी को 1 रुपया नहीं देते। पठानों का मौलवी सबसे ज़्यादा गरीब होता है बेचारे। तनख्वाह कैसी तरसा तरसा के KPK में मौलवियों को दी जाती है। मैं पठानों से कहता हूँ यार तुम्हारी सखावत मौलवियों पर क्यों ख़त्म हो जाती है। खिलाएंगे उसको, बकरे भी खिलाएंगे, दुम्बे भी खिलाएंगे। ओ भाई उसको दुम्बों की जरूरत नहीं, उसको पैसों की जरूरत है। KPK वालों इमामों को तनख्वाह भी दिया करो, रोकड़े हदिये भी दिया करो। पंजाब में जाओ, देखो इमाम को करोड़पति बना देते हैं ऐसे माशाल्लाह। अच्छी, मैं 2 महीने पंजाब में रहा हूं, जेबों से पैसे संभाले नहीं जा रहे थे मुझसे, हालांकि मैं मांग नहीं रहा था किसी से। हर थोड़ी देर में कोई पंजाब से वो पंजाबी भाई आता था, साहब ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट में लिफाफा खोलो, पैसे। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए। अरे नहीं मौलवी साहब रखे, नहीं मौलवी साहब। ये पंजाबियों में एक अच्छी आदत है, हदिये देते हैं, गिफ्ट देते हैं। KPK में सखावत है, लेकिन मौलवियों के बारे में आके पता नहीं KPK के लोगों को क्या हो जाता है। उसको राशन दे देंगे, गंदुम की बोरी जाके पकड़ा देंगे उसको, भाई पैसे दो उसको, तनख्वाह अच्छी दो। और कराची में माशाल्लाह यहाँ भी यही है। तो किसी भी कौम में खूबी भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, लेकिन पंजाब में कुछ खूबियां हैं। लेकिन एक बुराई क्या थी तहजीब में, कि गालियां वालियां। हम जब पंजाब जाते थे गालियां सुन के हैरान होता, भाई गालियां कैसे दे रहे होते हैं यार, मजाक मजाक में। बड़ा कुत्ता है यार तू। मुझे एक दिन कह रहा यार तू बड़ा कुत्ता निकला। मैंने कहा क्या बोल रहा भाई। कह रहे हैं मुझे मोहब्बत है, कुत्ता है तू, मोहब्बत है। और कमीनी लफ्ज़ तो इतना ही बड़ी कमीनी है, ख़वातीन बताती थी इतनी कमीनी है माशाल्लाह। अबे कमीनी पे माशाल्लाह। तो कराची में नहीं था ये। अब जो कराची में गालियां हैं ना, आपके होश उड़ जाए, ऐसी बात बात पे गालियां चल रही हैं। तो ये कराची वो कराची रहा नहीं है, क्योंकि ख़ानदानी लोगों ने बच्चे पैदा करना बोलो छोड़ दिए। चाहे वो KPK के लोग हों, चाहे वो पंजाब के लोग हों, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, जो भी एजुकेटेड फैमिलियाँ हैं उनके 2 बच्चे ही अच्छे। और जो एजुकेटेड नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, कोई अखलाकियात नहीं है, दे दनादन हर साल मार्केट में क्या आ रहा है, ये ला बच्चा, ये आया बच्चा, ये बच्चा। तो क्या फैलेगा सोसाइटी में, क्या होगा? कुछ वक्त के बाद सारा कल्चर चेंज। पूरी दुनिया में ये मसला बना हुआ है, सिर्फ यहाँ नहीं है। अंग्रेज़ों में तो ये कि उन्होंने ना अच्छे ना बुरे सब नहीं पैदा करना छोड़ दिए ना।
तो उन्हें तो शादी ब्याह का रिवाज ही ख़त्म हो गया ना उनके। तो इसलिए नस्ल बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? नस्ल बढ़ाओ। और ये जो अभी हमारे मुस्लिम लीग के मेंबर का बयान आया, इंतहाई अहमकाना बयान के कराची की पाकिस्तान की आबादी 2050 में इतने करोड़ हो जाएगी, हाय 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 हमारे पास वसाइल नहीं है। इनसे बोलो खुदा के लिए यार थोड़ा सा स्टडी कर लिया करो। तुम असेंबली में बैठे हुए हो, थोड़ा सा मुताला कर लिया करो। तुम हिला रहे हो मगरिबी दुनिया के सामने। उन मुल्कों में फैमिली प्लानिंग पर अमल किया, वो पागल हुए हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर भी नस्ल नहीं बढ़ रही। क्योंकि औरत को जब एक दफा ये समझा दिया ना कम बच्चे अच्छे, तो फिर वो नहीं आएगी दोबारा इस पे। स्वीडन का सदर रो पड़ा है तकरीर करते हुए, नस्ल बढ़ाओ यार, मर रहे हैं हम लोग। और आपके पास कौन सी कैलकुलेशन है पाकिस्तान के बारे में कि इतने करोड़ की आबादी हो गई तो वसाइल नहीं है? किसने कह दिया वसाइल नहीं है? किसने कह दिया आपके पास वसाइल नहीं है? ना स्पेस की कमी है, ना वसाइल की कमी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। वही है ना, वो जज साहब ने बयान किया था चंद साल पहले कि हम रोजाना इतनी आबादी है तो जमीन से इतने गैलन पानी निकल रहा है। भाई ये कोई रिसर्च होती है? तो ये तो बता जमीन में जा कितना पानी रहा है। एक एक दफा सैलाब के बाद जमीन में इतना पानी चला जाता है कि उसको गवर्नमेंट निकाल निकाल के जमीन के पानी को नीचे लेके जाती है। केपीके में मैंने ट्यूबवेलें देखी है, कह रहे हैं हमारे दादा जब पैदा हुए थे, वो बड़े हुए, उन्होंने बताया कि मेरे परदादा देखते आ रहे इस ट्यूबवेल को, आज तक ये पानी कभी रुका नहीं है। इतना पानी है जमीन के अंदर, एक जगह पानी कम होता है दूसरी जगह निकल आता है। बारिशों में आपके पास डैम नहीं है उसको स्टोर करने के लिए, इतना जाया हो रहा है पानी। और इतना बड़ा आदमी इतनी लंबी फेंक रहा है बैठ के, कह रहा है कि इतना पानी हम रोजाना पी रहे हैं। ये तो पागलों वाली। ये ऐसा ही हो गया, आपके घर 100 मेहमान आए और आप बोलो इन मेहमानों को भगाओ, मजीद कोई मेहमान ना आए, क्योंकि ये रोजाना 100 प्लेटें खा रहे हैं। तो आप पूछोगे पक कितनी रही हैं? कि 200 पक रही हैं। तो इसका मतलब भाई 100 की तो मजीद गुंजाइश है। तो वसाइल की पहले कैलकुलेशन तो करके बताओ कि वसाइल कितने हैं, कितना पानी है, कितनी जमीन है काबिले काश्त है, कितनी स्पेस है। एक बलूचिस्तान ही ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान आराम से उसमें समझा जाए, इतनी स्पेस पड़ी हुई है। और फिर पाकिस्तानी तो आधे से ज्यादा दुनिया से बाहर हैं। आबादी जब किसी मुल्क की बढ़ती है वो बॉर्डर को तोड़ के बाहर निकलती है, पूरी दुनिया में आपका राज होगा। बांग्लादेश की जो आज करेंसी ऊपर गई है ना, उसमें बांग्लादेश की आबादी का बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी मुल्क से बाहर कमा के रेमिटेंस भेज रही है, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है। और मेरे और आप में हमारा जो कंट्री चल रहा है ना, ये इसी आबादी की ताकत पे चल रहा है। क्योंकि जो बाहर आबादी बढ़ती है तो जाहिर है कमाने के लिए बॉर्डर तोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। दुनिया के जिस मुल्क में जाओ पाकिस्तानी मिलेगा। देखो मैं अगर जापानी स्कॉलर होता, जापान के बाहर मेरा कहीं बयान सुना ना जाता। क्या ख्याल है? मुझे अगर चाइनीज आती, चांगकिंग पोंगफिंग में बयान करता, चाइना से बाहर दुनिया में कोई भी मुझे नहीं सुनता। मैं उर्दू बोलता हूं, मुझे जापान में भी सुना जाता है, मुझे सियालकोट में भी सुना जाता है, मुझे पाकिस्तान के हर खित्ते में, मुझे पूरे इंडिया में, मुझे बांग्लादेश में, मुझे यूरोप में, मुझे इटली में, मुझे जापान में, मुझे फ्रांस में, मुझे स्वीडन में, मुझे डेनमार्क में। क्योंकि उर्दू क्या है? फैली हुई जबान है। तो कहां से फैल गई उर्दू? गवर्नमेंट ने फैलाया उर्दू को। उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग दुनिया में फैल गए हैं। क्यों फैले? आबादी ज्यादा थी। जिसकी आबादी ज्यादा होती है दुनिया में राज वही करते हैं भाई, फैल जाते हैं। और अब तो, पहले तो सिर्फ आलू प्याज टमाटर बेचा करते थे अमेरिका जाके, अब आबादी हमारी इतनी फैल गई है, आपको गूगल के ऑफिस में जाके इंडियन पाकिस्तानी मिलेंगे बड़ी बड़ी पोस्टों पे। मैं रिसर्च सेंटरों में गया हूं, जो मेडिकल साइंस के रिसर्च सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर में जो मेडिकल साइंस के रिसर्च सेंटर, उसमें इंडियन पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की आबादी, बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, इंडियन पाकिस्तानी। हत्ता के इलेक्शन में अब कौन जीत रहा है? उनकी असेंबलियों में इंडियन पाकिस्तानी पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनकी नस्ल नहीं बढ़ रही। वो अपने मुल्कों को खो रहे हैं, अपने हाथों से निकाल रहे हैं, बंदा ही नहीं है उनके पास। इटली में गांव के गांव खाली हो चुके हैं ग्रोथ रेशो गिरने की वजह से। हुकूमतें सर जोड़ के बैठी हुई हैं। इटली में आपको बांग्लादेशी नजर आएंगे। इटली को बांग्लादेश से मोहब्बत है जो बांग्लादेशियों को बुला रहा है। भाई बंदा ही नहीं है काम करने के लिए, जो है वो आओ यार। नतीजा क्या निकल रहा है? इटली में इटली जबान के बाद बंगाली जबान दूसरी बड़ी जबान बनने वाली है। नहीं आई समझ में? और 20-30 साल के बाद इटली इटलंगा देश बन चुका होगा। इटली क्या बन चुका होगा? इटलंगा देश। ये मेरी पेशगोई है। जापान में मैंने 2004 में पेशगोई की थी कि चकली कबाब के होटल खुलेंगे, जापान में निस्वार की दुकानें खुलेंगी, क्योंकि जापानियों की ग्रोथ रेशो गिर रहा है। हमारे पठान भाई कोयटा से, पेशावर से जा रहे हैं, वहां शादियां भी कर रहे हैं, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह नस्ल भी बढ़ रही है। तो बिल आखिर ये हावी आ जाएंगे। मैं अभी जब जापान गया, मैंने अपने पठान भाइयों को देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनके दफ्तरों में जापानी सूट टाई में आके जॉब कर रहे हैं। ऑफिस कौन खोल के बैठा हुआ है? पेशावर का पठान। पेशावर का पठान ऑफिस खोल के बैठा हुआ है ऐसे।
ये निस्वार्थ। और जैपनीज जो पढ़े लिखे सूट टाई में आए उनके मुंशी साहब बन के क्या कर रहे हैं? ये होता है जब किसी कौम का ग्रोथ रेशो गिरता है, वो अपने ही मुल्कों में गुलाम बन जाती है, तो बंदा ही नहीं है मेरे भाई। और जमहूरियत है तो इलेक्शन में ये यही जीतेंगे। अभी कनाडा में जीत रहे हैं, पाकिस्तानी भी जीत रहे हैं, असेंबलियों में आ रहे हैं, इंडियन भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, लोकल लोग। तो ये इतनी बड़ी हकीकत है। और हमारा असेंबली में मुस्लिम लीगी जो है ना, वो बैठ के फेंक रहा है लंबी लंबी, आबादी रोको, हमारे मुल्क की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक ने नीचे लिखे हुए थे, सबसे पहले तो मुफ्ती तारिक मसूद को रोको, उसके 19 बच्चे हैं, तारिक मसूद को रोको। ये पागलों की बातों में मत आया करो, ये दुम हिलाने वाले लोग हैं, इनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती। जिस रिसर्च पे अमल करके वो नाकाम हो चुके हैं, यहूदी कभी नस्ल नहीं रोकता। 6-6, 8-8 बच्चे हर यहूदी के होते हैं, पता है आपको? ये हर यहूदी के 6-6, 8-8 बच्चे। वो कहते हैं यार अब तो मर जाएंगे अगर हमने अपनी नस्ल रोक ली, खत्म। तो नस्ल जो कौम बढ़ाएगी, फ्यूचर उसी का होगा, कल्चर भी उसी का, मजहब भी उसी का। 2050 में रिपोर्ट है कि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ऑटोमेटिकली बन चुका होगा, बगैर तबलीग के भी। अभी तो क्रिश्चियनिटी है ना, इस्लाम दुनिया का सबसे सुपीरियर मजहब बन चुका होगा। और 2050 का मतलब 2100 में क्या होगा? फिर मुसलमान ही मुसलमान होंगे आप, क्योंकि बढ़ हमारे ही रहे। और जिनमें मेरे 19 में से अगर आप जरब देना शुरू करो तो पूरी दुनिया में काकड़जई पठान होंगे। हम लोग काकड़जई पठान है ना, यानी ज्यादा हो गई, लेकिन अगर स्पीड को मेंटेन रखा गया। और दूसरी बात ये कि जब भी वो उसने पूछा था ना मुझसे, वो कौन था जो इरशाद भट्टी ने सवाल पूछा था ना कि मुस्तफा आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 19। कह रहे हैं कौम पे रहम करो, कहा था ना, 19.5 बोले थे मैंने, नहीं 19.25 बोला था, 19.25। रेहान तारिक ने इंटरव्यू पॉडकास्ट की थी कि मुफ्ती साहब कौम पे रहम करो। उस वक्त तो मैंने उनको पूरा सही तरह जवाब नहीं दिया, वो उनको उनकी मेंटालिटी से ऊपर हो जाता। इसका असल जवाब ये है कि ये जो 19 है ना, ये भी कौम ही है। कौम पे रहम में सबसे बड़ी बात ये कि कौम पैदा तो करो। समझ में आ रही है बात? दूसरी बात ये कि ये कंट्री पे इंशाल्लाह बोझ नहीं बनेंगे, क्योंकि ये 19 के 19 2 हाथ और 2 पांव लेके पैदा हुए हैं, सिर्फ एक पेट लेके पैदा नहीं हुए। और याद रखो, हुकूमतें आवाम को नहीं खिलाती हैं। क्या आप ये कहें कि हुकूमत के पास वसाइल कम है, इतनी आवाम को खिलाएंगे कहां से? ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। किसी भी कंट्री की आवाम हुकूमत को खिलाती है, कमाने वाले आवाम होती है, हुकूमत थोड़ी होती है। हुकूमत तो खुद आवाम के पैसों पे पलती है। फौज को टैक्स आवाम देती है, पुलिस को टैक्स पुलिस आवाम के पैसों से पलती है। गवर्नमेंट की जितनी तनख्वाहें हैं ये अपने बाप से विरासत में लेकर आए हैं, ये तो सारी आवाम के पैसों से। तो आवाम ज्यादा होगी, यंगस्टर ज्यादा होंगे, कमाने वाले ज्यादा होंगे, खाने वाले कम। अगर आवाम पैदा होने कम हो जाएगी तो आपके वसाइल कम हो जाएंगे। दुनिया में वसाइल की कमी नहीं है, वसाइल को बरोकार लाने के लिए जो कुव्वत चाहिए उस कुव्वत की कमी है। मसाइल उस कुव्वत से पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल जमीन में बहुत है, आबादी होगी तो ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो खोद के निकाल पाएंगे उसको। पानी बहुत है जमीन में, उस पानी को लाना कैसे, इस्तेमाल कैसे करना है, ये इंसान करेगा। अगर मशीनें भी करेंगी तो मशीनें बनाएगा भी तो इंसान ना। तो इसीलिए मैंने पूरी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, एक प्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप, कि जर्मनी में ये जो फैमिली प्लानिंग पर जो नई रिसर्च हुई है ना, जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में, जर्मनी में ये कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। जर्मनी में जो पढ़ाया जा रहा है कि जो इकोनॉमिकली जब कोई कंट्री मजबूत होता है तो उसके जो लॉज हैं, जो उसूल हैं, वो यहाँ वो उसूल पढ़ाए जा रहे हैं जो 100 साल पुराने सड़े हुए। वहाँ वो जदीद उसूल हैं। उन जदीद उसूल में उन्होंने आबादी को ऐड किया हुआ है। समझ में आ रही है बात? किसको ऐड किया हुआ है? आबादी ऐड है कि आबादी होगी तो काम ज्यादा होगा। वसाइल को ऐड ही नहीं किया। कहते हैं वसाइल एक ऐसी मुबहम चीज है कि वो रोज चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने पेट्रोल के कुएं नापे हुए होते और जमीन में नाप लिया था इतना पेट्रोल है, टोटल इतना, फिर हम गाड़ियां देखते, आबादी देखते, हम कहते यार ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा, ना हम बिजली बना सकेंगे ना ये। लेकिन किसी को पता था थोड़े दिनों में एक टेक्नोलॉजी आएगी, सोलर प्लेटें, सूरज से हम बिजली बनाना शुरू कर देंगे। कोई सोच सकता था? क्या ख्याल है, कोई सोच सकता था? नहीं। अच्छा, एक आदमी गांव में बैठा हुआ है, उसको सिर्फ खाने पकाने आते हैं, उसका तो प्रोग्राम बढ़ गया था, मैं क्या करता? वो सोच सकता था बहुत जल्द यूट्यूब आ जाएगा और मैं सिर्फ खाने पकाने की तरकीबें डाल के लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा लूंगा। मैं सोच सकता था वो? है भाई, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से चेंज हो रही है
कि किस वक्त आपकी इनकम का सोर्स क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। इसमें ये कैलकुलेशन करके एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर दिया ना, इतने बंदे हैं तो इतनी रोटियां पक रही हैं तो पेट कैसे भरेगा, पागलों वाली बातें हैं मेरे भाई। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे तो वसाइल सारे उस वक्त मौजूद थे, सिर्फ आबादी नहीं थी, दुनिया ने तरक्की नहीं की है। वसाइल अब भी वही हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में थे, कोई वसीला चेंज नहीं हुआ है। वही सूरज की रोशनी है, वही पेट्रोल है, वही आग है, वही खरबूजे, वही नाशपाती, वही तरबूज, सब कुछ वही है। फ़र्क क्या है, आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि वो नित नए वसाइल को बरोएकार लाने के दर्जनों तरीके ईजाद हो चुके हैं। तो इसलिए स्पीड को और बढ़ाओ। ये स्पीड आप लोगों की मैं बढ़वा के दुनिया से जाऊंगा, स्पीड कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत बोलो नहीं। एक्सीलरेटर पे पाँव रखो, जूम करके गाड़ी चलाओ। 19 भी कम है, मैं शर्मिंदा हूँ कौम से, इतनी बातें कर रहे हैं और साले 19 है सिर्फ। तो वो जो इरशाद अहमद भट्टी ने, रेहान तारिक ने कहा था ना, कौम पे जुल्म कर रहे हैं, तो कौम पे जुल्म हम जब कर रहे होते जब 19 माजूर बच्चे अल्लाह न करे पैदा करते, और हमें पहले से पता होता माजूर पैदा होंगे जो सिर्फ खाएंगे खिलाएंगे नहीं। सारे माशाल्लाह सेहतमंद हैं, अल्लाह का इनको अपने पाँव पे खड़े रखे और माशाल्लाह अपने हाथों से खा रहे हैं। अभी हम खिला रहे हैं, कल ही हमें खिलाएंगे, क्या ख्याल है। नहीं भी खिलाएं तो एक आदमी का क्या होता है। तो और अल्लाह खिलाता है, दे ही रहा है, अल्लाह खाए ना। आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कभी कोई भूखा सो जाओ, किसी घर में नहीं कोई भूखा सोता, सब कुछ मिल ही जाता है। और अगर भूखा सो भी जाए ना, कोई नुकसान नहीं है उससे। सुबह उठ के नाश्ते में 2 पराठे ज़्यादा खा ले वो, और ज़्यादा सेहत अच्छी होगी। पेट भरने से सेहत को नुकसान होता है, भूखा रहने से सेहत ख़राब नहीं होती। तो कराची का आखिर में बस बता दूँ, कल्चर जो चेंज हो रहा है ना, बेड़ा गर्क हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये वजह समझ में आ गई। ख़ानदानी लोगों की नस्लें नहीं बढ़ रही हैं, कम बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। और फिर वो बढ़ रही हैं तो भाई इस टाइप के लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं क्लिफ्टन गया, मैं तो हैरान हो गया यार, ये तो वो वाला कराची है ही नहीं जो 20 साल पहले था, जो 25 साल पहले था। इतनी तमीज़ थी कराची में, इतनी तहजीब थी, बात करने में आइए बैठिए खाइए, अरे कहाँ जा रहा है, किधर आ रहे हैं, गालियाँ गालियाँ गालियाँ, ऐसी ऐसी गालियाँ, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो फिर मेरी ज़बान पे भी आ जाती हैं बाज़ दफ़ा, माहौल कम से मुतासर होता है ना आदमी, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल करके गाली देता हूँ, उसको मैं इंग्लिश में तर्जमा करता हूँ ताकि समझ में आ रही है ना बात। तो सुबह इस तरह की फिर, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए। तो ये कल्चर चेंज इसी वजह से हुआ है, नस्ल बढ़ रही है। अल्लाह अमल की तौफीक दे।